हेलो गाइस, आज मैं ले आया हूं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन। पार्ट 1 में मैंने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन और जनरल प्रिंसिपल बता रखा है। इंस्ट्रूमेंटेशन को पढ़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा जरूरी है उसको जानना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप आई कार्ड पे जाके भी उसको चेकआउट कर सकते हैं, पर पहले वो पढ़ना है, उससे ही समझ में आएगा इंस्ट्रूमेंटेशन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन अपना। देखो, इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यार हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि एक सैंपल में हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट को चेक करना चाहते हैं। दैट्स वाई कि हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लगा सकते हैं किसी एक एलिमेंट में, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट। इतनी बात ध्यान रखनी है। तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर लूं तो सबसे पहले यार हम बात करते हैं लैंप की। दैट इज हम बोल सकते हैं कि वो सोर्स कहां से आएगा, सोर्स कहां से आएगा। तो लैंप की अगर मैं बात कर लूं तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कैथोड लैंप लेते हैं, हॉलो कैथोड लैंप लेते हैं, हॉलो कैथोड लैंप। इतनी बात समझ में आती है। अब हॉलो कैथोड लैंप में क्या होता है एक्चुअली में थोड़ा सा समझेंगे इस बात को कि जो हॉलो कैथोड लैंप है उसमें जो कैथोड बनी रहती है, कैथोड जिस एलिमेंट की बनी रहती है वो हमारा एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। वो क्या होता है हमारे पास यार, एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मतलब सैंपल में जो एलिमेंट हमें डिटेक्ट करना है उसी एलिमेंट की हमारे पास क्या रहेगी यार, कैथोड बनी रहेगी। उसी सैंपल की हमारे पास क्या बनी रहेगी, कैथोड बनी रहेगी। टिक करेंगे इस पॉइंट को कि भाई जिस सैंपल को डिटेक्ट करना है उसी सैंपल की हमारे पास क्या करना है यार, हमारे पास कैथोड बनी रहनी चाहिए। और लैंप के अंदर क्या होता है और चीजें हम देखें तो हमारे पास एक कैथोड है जो कि एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट की बनी हुई है। देन हमारे पास एक एनोड है। उसमें क्या होता है कि हम एक चेंबर लेते हैं जिसमें ये पूरा लैंप फिटेड रहता है। उस चेंबर में हमारे पास क्या रहती है यार, हमारे पास नोबल गैसेस फिल रहती हैं। समझेंगे कि नोबल गैसेस फिल रहती है। और जब हम एनोड और कैथोड के बीच में हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, क्या क्या बोला, कैथोड एनोड, और अभी तक हमारे पास नोबल गैसेस आ गई। तो हमारे पास जब हमने क्या करा कि एनोड और कैथोड में हाई वोल्टेज अप्लाई करी तो क्या हो गया कि यार वो जो नोबल गैस के मॉलिक्यूल्स थे या एटम्स थे वो क्या हो गए, एनर्जाइज हो गए। क्या हो गए, एनर्जाइज हो गए। एनर्जाइज होने के बाद क्या करते हैं, वो कैथोड के जो इलेक्ट्रोड है, कैथोड की जो इलेक्ट्रोड है उस पर स्ट्राइक करते हैं। क्या करते हैं, उस पे स्ट्राइक करेंगे। तो स्ट्राइक करने पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे को किसी एलिमेंट में, फॉर एग्जांपल मेरे को किसी सैंपल में सोडियम का पता लगाना है। क्या पता लगाना है यार, सोडियम का पता लगाना है। तो सोडियम का पता लगाने के लिए कैथोड मैंने किसकी ले ली यार, सोडियम की ले ली। तो जो नोबल गैस के पार्टिकल्स जो एक्साइट हुए वोल्टेज देने के कारण एनोड और कैथोड के बीच में, वो क्या करेंगे, कैथोड को स्ट्राइक करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास जो सोडियम थे वो इलेक्ट्रोड से बाहर आ जाएंगे। एटॉमिक जो सोडियम थे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे इन द एक्साइटेड फॉर्म। इन द एक्साइटेड फॉर्म वो इलेक्ट्रोड से निकल के बाहर आ जाएंगे इन द एक्साइटेड फॉर्म। अब ज्यादा देर तक कोई भी एलिमेंट का जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, वो दोबारा डी एक्साइट करेगा और उस टाइम वो क्या करेगा यार, हमारे पास एक सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिट करेगा। इतनी बात ध्यान रखनी है। लैंप में बहुत कुछ है समझने के लिए कि यार सबसे पहले कैथोड एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो हमें सैंपल में डिटेक्ट करना है वो, सेकंड एनोड है, देन हमारे पास एक हाई वोल्टेज है जो कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि क्या हो, जो लैंप के अंदर इनर्ट गैस है वो एनर्जाइज हो जाए जो कि स्ट्राइक करे कैथोड को। और कैथोड को स्ट्राइक करने के बाद क्या हो, उस कैथोड के एलिमेंट जो हैं, एटम्स जो हैं वो बाहर आ जाएं। वो क्या होंगे, जब बाहर आएंगे तो एनर्जाइज फॉर्म में होंगे, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पे होंगे। ज्यादा देर तक कोई भी एलिमेंट का एटम हाई एनर्जी में नहीं रह सकता, तो वो डी एक्साइट करेगा और तब हमारे पास कोई एक सर्टेन पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट निकलेगी। इतनी बात ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास पूरा लेंथ का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। आई होप सो गाइज इतनी बात क्लियर होगी। और ये बात समझ में आई तो अभी के अभी यार जाके लाइक ठोको। आगे हम बात करते हैं कि यार यहाँ पे हमें ये वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखें तो नीचे से देखना शुरू करेंगे यार, सैंपल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने क्या करा यार, सैंपल है। और ये जो एरो दिख रहा है ये दैट इज द रेडिएशन, जो हमारे पास सोडियम की रेडिएशन है, जो वेवलेंथ उसने इमिट करी जिससे वो स्टेबल हुआ, ये वाली रेडिएशन है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। जो सैंपल है, अब सैंपल की अगर मैं बात कर लूं तो यार सैंपल एक्चुअली में हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सॉलिड अगर सैंपल है तो हमें इसका सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। सॉलिड अगर सैंपल है तो इसका सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, हल्का लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ता है इसको। और अगर लिक्विड है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो सॉलिड सैंपल है उसका यार हमें एक
सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, इतनी बात क्लियर होगी। दैट इज अ सैंपल। आगे हमने क्या करा कि यार ये जो सैंपल है इसके थ्रू ये इसमें आया। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नाम लिखा हुआ है, नेबुलाइजर नाम लिखा हुआ है, नेबुलाइजर। नेबुलाइजर का काम ध्यान से समझेंगे। नेबुलाइजर का काम क्या है कि यार ये ना इस सैंपल के टाइनी ड्रॉपलेट्स बना देता है। ध्यान से लिखेंगे इसको कॉपी में लिखेंगे कि भाई साहब नेबुलाइजर क्या करता है, जो सैंपल है उसके टाइनी ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। इतनी बात क्लियर होगी कि मतलब ये यहां आया और ये टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया, ये टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। अब देखेंगे हमारे पास यार नेबुलाइजर में दो चीजें लिखी हुई हैं। दो चीजें क्या लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ है फ्यूल और एक लिखा हुआ है एयर। क्या काम है इसका, देखेंगे कि जो सैंपल नेबुलाइजर ने सैंपल को टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करा है, उसको कैरी करने का काम करेगी यार ये एयर। कैरी करने का काम करेगी एयर। ये एयर इस सैंपल को इस फ्लेम में लेके जाएगी, ये एयर इस सैंपल को फ्लेम में लेके जाएगी। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो फ्लेम ऊपर है इसको रेगुलरली एनर्जी सप्लाई होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं यार कि एक बार आग लगा दी, थोड़ी देर जली और बुझ गई, था देनी सी। तो पर अगर हम बात करते हैं ये फ्लेम रेगुलरली कॉन्टिन्यूअसली इतनी इंटेंसिटी से जलनी चाहिए। तो देयरफॉर यहां पे हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्यूल्स होते हैं जो इस फ्लेम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इन ऑर्डर टू गेट कॉन्टिन्यूअसली हैविंग द राइट फ्लेम। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो हमारे पास समझ में आ गया नेबुलाइजर का काम हमारे पास सिंपल तरीके से सैंपल को टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा। एयर क्या करेगी, इस टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द सैंपल को कैरी करेगी टू द फ्लेम। फ्यूल क्या करेगा, इस फ्लेम को कॉन्स्टेंटली बर्न करने का काम करेगा, रखने का काम करेगा। आगे ऊपर हम बात कर लेते हैं यहां पे। अब ये क्या लिखा हुआ है यार, फ्लेम कंटेनिंग एटोमाइज सैंपल, है ना। अब ये जो चीज है ना, ये जो ऊपर वाली चीज है, इसको हम बोलते हैं यार एटोमाइजर। क्या बोलते हैं, एटोमाइजर। एटोमाइजर नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज के एटम जो बनाएगा दैट इज कंसीडर्ड टू बी एन एटोमाइजर। इतनी बात क्लियर होगी। तो यहां पे हमने क्या करा, जब भी सैंपल इस फ्लेम में आया तो पहला प्रोसेस होता है यार डिसॉल्वेशन। क्या होता है पहला प्रोसेस, डिसॉल्वेशन। डिसॉल्वेशन में क्या होता है कि जो इस सैंपल का जो सॉल्यूशन है उसमें जो वाटर कंटेंट है इस फ्लेम की वजह से वो इवेपोरेट हो जाता है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। पहला प्रोसेस एटोमाइजर में, एटोमाइजर का काम क्या, एटम्स बनाना। पहला प्रोसेस डिसॉल्वेशन, दैट इज सॉल्यूशन में से जो वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारे पास होगा यार वेपराइजेशन। मतलब जो हमारे पास सैंपल ऑफ इंटरेस्ट है उसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इतनी बात ध्यान रखना है भाई, उतनी बात ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली कई बार क्या, हर बार यही लिखा होता है कि जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें कोई भी तरीके का सैंपल ले लें, फाइनली वो वेपराइज्ड फॉर्म में मिलता है। फाइनली वो हमें कैसा मिलता है यार, वेपराइज्ड फॉर्म में मिलता है। मार्क करेंगे इस बात को, मार्क करेंगे। आगे हम यहां पे बात करते हैं, फर्स्ट हमारे पास डिसॉल्वेशन जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट कंटेंट हट गया, इवेपोरेट हो गया। सेकंड इज वेपराइजेशन जिसमें हमारे पास सैंपल जो था, हमारे पास इंटरेस्ट का जो सैंपल था वो वेपर फॉर्म में आ गया। थर्ड की अगर मैं बात कर लेता हूं, एटोमाइजर में ही हो रहा है ये काम, एटोमाइजर में ही हो रहा है। थर्ड स्टेप की अगर मैं बात कर लेता हूं, इसमें हम बोलते हैं यार एटोमाइजेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी यार, मॉलिक्यूल से एटम्स बन जाएंगे। वही ना, एटोमाइजर का काम क्या है, बेसिकली एटम्स बनाना। तो अब क्या हो रहा है कि यार एटम्स बन रहे हैं, इतनी बात ध्यान रखना है, एटम्स बन रहे हैं, एटोमाइजेशन हो रही है। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो लैंप ने मैंने आपको पहले बताया था कि जो लैंप है वो कोई एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट इमिट करेगी ड्यू टू द डी एक्साइटेशन ऑफ द सोडियम आयंस, क्योंकि हम सोडियम को ही चेक कर रहे हैं। तो यहां पे जो लाइट निकली, अब क्या होगा, वो एटम्स जो बने हैं, सैंपल के जो एटम्स बने हैं थर्ड स्टेप में, उस पे पड़ेगी। तो वो क्या होगा यार, हमारे पास कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगी। इतनी बात तो गारंटीड है कि भाई कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगी। मतलब ये सोडियम की वेवलेंथ, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई एक्स वेवलेंथ निकाली, उसने एक्स वेवलेंथ की लाइट निकाली और इस सैंपल में सोडियम के एलिमेंट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वो सोडियम के एलिमेंट्स उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, उस वेवलेंथ को क्या करेंगे भाई, एब्जॉर्ब करेंगे। तो मतलब अब यहां पे ये एब्जॉर्बेंस हो चुका है, इतनी बात क्लियर। यहां से जब एब्जॉर्बेंस हुआ तो जब आगे गई ना लाइट, जो इस एटोमाइजर से ये जो आगे निकलने वाली लाइट है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसमिटेड लाइट। मतलब कुछ
लैंप से लाइट आई, लैंप से लाइट आने के बाद सैंपल ने कुछ एब्जॉर्ब कर ली, सैंपल के एटम्स ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। फिर हमारे पास जो सैंपल से बाहर निकली, एटोमाइजर से बाहर निकली वो जो लाइट, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसमिटेड लाइट। अब ध्यान से समझेंगे, इतना बात क्लियर हो गया यार। लैंप क्या होता है? नेबुलाइजर, सैंपल, एयर, फ्यूल और फ्लेम्स कंटेनिंग एटोमाइज सैंपल। इतनी बात क्लियर कि भाई इस फ्लेम में क्या होगा? एटोमाइज सैंपल्स होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि यार जो हमारे पास ये ट्रांसमिटेड लाइट निकली है, ट्रांसमिटेड लाइट निकली है, उसका क्या काम है? ट्रांसमिटेड लाइट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पे हमें देखने के लिए मिल रहा है यार ग्रेटिंग और मोनोक्रोमेटर सेलेक्ट्स अ वेवलेंथ, सेलेक्ट्स अ वेवलेंथ। मतलब अब ट्रांसमिटेड लाइट को ना हम सिस्टम ऑफ मोनोक्रोमेटर में से पास करते हैं, सिस्टम ऑफ मोनोक्रोमेटर्स में से पास करते हैं। अब मोनोक्रोमेटर्स में भी क्या होता है कि ये जो ट्रांसमिटेड लाइट निकली, दिस लेट अस कंसीडर कि यार ये ट्रांसमिटेड लाइट है, ये क्या किस में से पास करेगी? एक स्लिट में से पास करेगी। स्लिट मतलब स्मॉल होल में से पास करेगी, स्लिट में से पास करेगी। देन इट विल बी, हम बोल सकते हैं क्या है कि एक मोनोक्रोमेटर क्या करेगा? इसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को सेलेक्ट करेगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ को सेलेक्ट करेगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, है ना, कि भाई मोनोक्रोमेटर ने क्या करा? स्लिट में से पास करी, स्लिट में से पास करी, और हम बोल सकते हैं मोनोक्रोमेटर ने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को सेलेक्ट कर लिया। ग्रेटिंग क्या करता है? जो लाइट आ रही है उसको फर्दर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है। उन कंपोनेंट्स में से कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेवलेंथ कौन सेलेक्ट कर लेगा? मोनोक्रोमेटर। सीक्वेंस की बात कर लूं, ट्रांसमिटेड लाइट आई, स्लिट में से पास हुई, ग्रेटिंग ने उसको फर्दर उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में बांट दिया और उन कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट मोनोक्रोमेटर ने सेलेक्ट कर लिया। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। सेलेक्ट अ वेवलेंथ तभी लिखा हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ सेलेक्ट कर लेगा। इतना डायग्राम हमें पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो क्या रहा है इसमें। आगे क्या हो रहा है? यहां पे जब भी हमारे पास क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ सेलेक्ट हो गई, मान लो पर्टिकुलर वेवलेंथ सेलेक्ट हो गई, तो हमारे पास क्या आया कि यार डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर ली, डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर ली। अब मान लेते हैं यार यहाँ पे डिटेक्टर का काम तो सबको ही बताया, डिटेक्ट कर लिया, पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फोटो मल्टीप्लायर, फोटो मल्टीप्लायर क्या होता है? फोटो मल्टीप्लायर, अगर मान लो कि जो हमारे पास एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट सेलेक्टेड बाय द मोनोक्रोमेटर, जो मोनोक्रोमेटर ने सेलेक्ट करी है, वो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है, तो फोटो मल्टीप्लायर क्या करेगा? उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देगा, उसकी एनर्जी बढ़ा देगा, ताकि वो डिटेक्शन में अच्छे से पॉसिबल हो कि भाई हम उसका डिटेक्शन कर सके। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो फोटो मल्टीप्लायर का क्या काम है कि जो हमारे पास पर्टिकुलर वेवलेंथ निकली है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देना। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आगे हम यहां पे बात कर लेते हैं कि यार डिटेक्टर, फोटो मल्टीप्लायर, इतनी बात क्लियर। तो डिटेक्टर, फोटो मल्टीप्लायर के बाद हमारे पास ये रीड आउट है। रीड आउट में क्या होता है यार? एक ग्राफ बनता है हमारे पास विद द, हम बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन टू द एब्जॉर्बेंस, कंसंट्रेशन टू द एब्जॉर्बेंस। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, कंसंट्रेशन टू द एब्जॉर्बेंस। जो रीड आउट है वहां पे हमारे पास एक ग्राफ बनता है। ग्राफ हमारे पास कैसा कि यार यहां पे तो एब्जॉर्बेंस हो गई कि कितनी एब्जॉर्बेंस हुई है, और यहां हमारे पास की कंसंट्रेशन ऑफ दैट एलिमेंट, जो हमारे पास इंटरेस्ट का एलिमेंट है ना, एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारे पास, उसकी कंसंट्रेशन। अब हम पता कैसे लगाते हैं यार? पता कैसे लगाते हैं कि इस सैंपल में ये पर्टिकुलर एलिमेंट है और कितना है? इतनी बात ध्यान से समझेंगे। क्या होता है कि जब हमारे पास मान लो अननोन सैंपल आया और उसमें हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को पता लगाना है, उससे पहले हम उस पर्टिकुलर सैंपल का नोन कंसंट्रेशन पे परफॉर्म करते हैं दिस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इस नोन सैंपल की कंसंट्रेशन हमें पहले से ही मालूम होती है। क्या होती है? पहले से ही मालूम होती है। तो अगर मैं बात कर लूं यार, ये हमारे पास नोन सैंपल और ये हमारे पास अननोन सैंपल, ठीक है, अननोन सैंपल आ गया। अगर मैं नॉन सैंपल की बात करता हूं तो यार हमारे पास कंसंट्रेशन भी पता है और एब्जॉर्बेंस तो हमारे पास यार डिटेक्टर कंप्यूटराइज फॉर्म में बता ही देगा कि कितनी एब्जॉर्ब हुई है। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं, कोई हमारे पास एक ग्राफ आ गया, फॉर एग्जांपल दिस ग्राफ आ गया, और अगर हम यहां पे बात करते हैं, अब हमने क्या करा, यही सेम प्रोसीजर हमारे पास क्या करा यार, हमने क्या करा, अननोन सैंपल के लिए परफॉर्म करा। क्या करा? अननोन सैंपल के लिए फॉर्म करा। अननोन सैंपल में हमारे पास क्या नहीं पता यार, कंसंट्रेशन नहीं पता उसकी, है ना, किसी एक एलिमेंट की कंसंट्रेशन नहीं पता है, पर हमें ये तो पता है ना कि यार वो चीज कितनी एब्जॉर्ब हो रही है। तो हम ये तो पता लगा सकते हैं इस वाले चीज से कि फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास जो नोन था उसमें एब्जॉर्बेंस हुई 4 और उसके टाइम पे आया कंसंट्रेशन 2, और अगर अननोन में भी
फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एब्जॉर्बेंस हो गई 4, तो हम ये तो पता लगा ही सकते हैं कि यार 4 एब्जॉर्बेंस है तो कंसंट्रेशन उस सैंपल में कितनी होगी 2। तो देयरफॉर अननोन सैंपल में भी हम बाय कंपेयरिंग इट विद द नोन सैंपल हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन पता लगा सकते हैं। आई होप सो गाइज क्लियर होगा इतनी बात। जितना बड़ा टिपिकल डायग्राम था मैंने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करी है और मुझे यकीन है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और तब तक जुड़े रहें यार अपने बकवास ट्यूटर के साथ। थैंक यू।